जय श्री राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पे आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति और सभागार में जो बैठे हैं, रंजीत दादा और मंजरी ताई और बाकी सारे विले पार्ले के कला उपासक और विद्वत जन, आप सभी को नमस्कार। मैं सोच रहा था वहाँ बैठ के कि सुश्राव्य मराठी के बाद मैं अंग्रेज़ी में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ, वो कर्ण कर्कश लगेगा सबको, पर यहाँ मराठी मेरी मातृभाषा है, मेरी माता की भाषा, पर क्योंकि बेंगलोर में ही मेरा जन्म हुआ, वहीं पला बढ़ा, तो मराठी थोड़ा दूर होता गया, पर मराठी संस्कृति से दूर नहीं हुआ। मराठी भाषा का हर शब्द मुझे समझ आता है, पर बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आई वांट टू एंश्योर आई डोंट people shouldn't think all this introduction was false, that this person is really not that learned. So मैं सोच रहा था कि किस बारे में, और वो भी मुंबई में विले पार्ले में, और आप लोगों के सामने सावरकर जी की जीवनी और उनका बखान करना शायद सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आप सबको उनकी जीवनी की हर एक अंग के बारे में यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो मैंने सोचा कि एक जो उनका जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी ऑफ वीर सावरकर, उसमें से एक एस्पेक्ट जो हम ज़्यादा नहीं सोचते उसके बारे में, दैट ऑफ अ हिस्टोरियन, and more than being a historian, I think someone who had a consciousness of Indian history and its utility for the present and the future. And being a historian myself, I thought that is one aspect of his life which we seldom associate with him. And Pradeep Dada जिस तरह से शुरू किए उनका उद्घोष, I think it that also germinated this idea in me that I think we need to focus on that, because that will probably be the biggest tribute to his legacy. When we talk of Indian history, मुझे I'm quite sure कि इस सभागार में जो जो लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोगों को जो इतिहास स्कूल में पढ़ते वक्त अच्छा लगता था? एक प्लीज़ एक 50% से कम। आपके टीचर्स बहुत अच्छे थे। रंजीत जी को भी हाथ नहीं उठाया, मैं भी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि एक सच बात कहूँ कि जब भी इतिहास का क्लास होता था, मेरा पोजीशन तो फिक्स रहता था, क्लास के बाहर नील डाउन, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कूल में मुझे पनिशमेंट अगर किसी सब्जेक्ट के लिए मिला हो, वो इतिहास के लिए था। बेचारी मेरी इतिहास की टीचर आज मुझे देश में इतिहासकार के रूप में जब देखती हैं, पता नहीं उनका हृदय अभी भी इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड गोइंग, क्योंकि बहुत ही नीरसता के साथ हमारा इतिहास हमें समझाया जाता है। किसके बाद कौन आया, कौन किसका पति था, पत्नी थी, कौन कब मरा, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, ये सब निरर्थक और नीरस बातें हमें लगती हैं बचपन में, कि ये सब समझ के हमें क्या मिलेगा, इट वोंट गेट मी अ जॉब। मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट देन एज यू ग्रो अप, एंड आई थिंक सावरकर जी का जो इंटायर लाइफ एंड अ मेजर पार्ट, द कॉर्पस ऑफ हिज राइटिंग्स, वो 1857 का हो या फिर हिंदू पदपादशाही हो या 6 ग्लोरियस एपॉक्स हो, सारे जो किताबें हैं उसमें वो वही ढूंढते रहे कि इतिहास को जाने बिना हम एक सुदृढ़ भारत, नव भारत का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं वाइल यू आर ड्राइविंग, रेयर विंडो पे हमेशा एक ध्यान रहना चाहिए, सो दैट यू सी व्हाट इज कमिंग बिहाइंड यू। उसी पे अगर ध्यान रख के बैठे तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, पर यू शुड हैव वन आई ऑन द रेयर मिरर, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। और हमारे जो उपनिवेशी सरकार थी या स्वतंत्रता के बाद की सरकारें भी थी, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर जनमानस का जो मानस पे कब्जा करना है, तो इतिहास ही इसका एक जरिया है। जॉर्ज ऑरवेल नामक इंग्लिश नॉवेलिस्ट ने कहा था कि ही हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो इतिहास का इतना ज़्यादा महत्व होने के बाद शायद इसीलिए इसको इतनी नीरसता से हमें परोसा गया है, ताकि हम अपनी जो मूल
जो आइडेंटिटी है उस तक हम ना पहुँचें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास एक ऐसा दर्पण है जहां हम अपने आप को एक सभ्यता के रूप में, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर एक दर्पण टूटा हुआ है तो उसमें जिस तरह से हमारी छवि विकृत होकर हमें नजर आती है, उसी तरह विकृत इतिहास हमें अपने भारतीयता के बारे में, हमारे हिंदुत्व के बारे में जो विकृत दृष्टि हमें दिखाती है, वही सदियों से चला आ रहा है। तो इसके कुछ बिंदु मैं अपने छोटे भाषण में कवर करना चाहूँगा। अगर हम सोचें कि बहुत सारे, वैसे तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बहुत सारे विकृतियां पैदा की हैं हमारे इतिहास लेखन में, बट कुछ प्रमुख अगर डिस्टॉर्शंस ऑफ हिस्ट्री इफ आई हैव टू लिस्ट, the first and probably the most important one which goes to the root of the problem is to make us all believe, और इस सभागार में बैठे सारे हम सब शिक्षित भारतीय हैं, पर कहीं ना कहीं मन ही मन हमें भी ये लगता है कि भारत नाम का कोई देश था ही नहीं जब तक अंग्रेज यहाँ आए। उन्होंने हमको एकत्रित किया, तब तक सारे रजवाड़े एक दूसरों के साथ झगड़ा करते रहे, मारते काटते रहे। अंग्रेज आने के बाद एक राजनीतिक तौर पे हमारा एकीकरण हुआ। उन्होंने हमें एक राष्ट्र दिया, इंग्लिश एजुकेशन दिया, हमें सिविल सर्विस, रेलवे लाइंस, कल्चर, सब कुछ उन्होंने दिया। एक उस ज़माने के आईसीएस ट्रेनिंग के एक ऑफिसर जॉन स्ट्रैची, वो पहले ही भाषण में अपने जो न्यू आईएएस ऑफिसर्स, उस समय के जो आईसीएस ऑफिसर्स थे, उनके ट्रेनिंग लेते वक्त वो पहला जो बोलते थे उन सबको कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इंडिया इज दैट देयर नेवर इज एंड देयर नेवर वाज एनीथिंग कॉल्ड इंडिया। सो ये चीज़ जो है ऑलमोस्ट इट्स बीन डिन्ड इनटू आवर हेड्स। और यहाँ सावरकर जी भी जो लिखते रहे और बाद में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार इस पे काम करते रहे, देयर इज अ वेरी सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ नेशन एंड अ नेशन स्टेट, राष्ट्र और राज्य। नेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय बॉर्डर्स, इट इज डिफाइंड बाय लॉज, और ये संविधान जो है, लॉज जो हैं वो बदलते रह सकते हैं, संशोधन होते रहेंगे, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो तो होते ही रहेंगे, और बॉर्डर्स ऑल्सो बदलते रहेंगे। 1946 में दक्षिण एशिया का जो मानचित्र था, मैप था, वो 1947 में बदल गया, एक रेखा किसी ने डाल दी और 2 खंड हो गए, और फिर बाद में वो 3 खंड हुए। और स्वतंत्र भारत में भी आंध्र प्रदेश एक यूनाइटेड स्टेट था, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो दैट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड। सो लॉज हो या फिर पॉलिटिकल बॉर्डर्स हो, वो बदलते रह सकते हैं, उसमें कोई दैट्स नथिंग न्यू। यूरोप का भी जो हम देखते हैं आज स्वरूप, वो ऐसा ही नहीं था कि हजारों वर्षों तक वो ऐसा ही रहा। तो बट दैट डजंट डिफाइन व्हाट इज अ नेशन, राष्ट्र। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो क्या एक राष्ट्र का की परिभाषा सिर्फ उसके बॉर्डर्स और लॉज के पैमाने पे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियाटिज्म वर्सेस कल्चरल पेट्रियाटिज्म, जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है और संवैधानिक राष्ट्रीयता है, उसमें आज भी टक्कर होती आ रही है। और इस मामले में अगर हम देखें तो हमारे पूर्वज, उनके मन में ये बात बहुत स्पष्ट थी, ये अवधारणा कि भारत क्या है, इसमें कोई द्वंद्व उनके मन में कभी नहीं था। हम आज भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, पर पूजा संकल्प लेने से शुरू होके हम वी सर्कमस्क्राइब द सेक्रेड ज्योग्राफी, जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, हम किस नदी के तट पर बैठ के ये पूजा कर रहे हैं, पूरा एक जीआईएस मैपिंग जैसा हम कर रहे हैं अपने सेक्रेड ज्योग्राफी का, वो है। और विष्णु पुराण, जो कुछ लोग बोलते हैं 9वीं शताब्दी में, कुछ ईसा पूर्व शताब्दी बताते हैं उसका कॉम्पोजिशन, उसमें बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय के नीचे और समुद्र के ऊपर जो विशाल भूखंड फैला हुआ है और कितनी योजना है उसका, वो भी उसमें बताया गया है। ये भारत
वर्ष तद, वर्ष मतलब वो राष्ट्र भारत कहलाता है और उसकी संतति भारतीय कहलाते हैं। तो इससे ज़्यादा एक स्पष्ट एन्यूमरेशन कि भारत क्या है और भारतीय कौन है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं था। और हमारे 5000 या 7000 जितने भी हजारों वर्षों का इतिहास है, ये इस बात का प्रमाण देता है कि बार बार हमारे सारे जो शक्तिपीठ हैं उसमें कहानियाँ जोड़ी जाती हैं कि सती माता का जो हुआ और उसके बाद वो टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। वो सारे टुकड़े एक जगह न गिर के देश के ये पूरे भूखंड के अलग अलग भागों में क्यों गिरे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह पे गिरे। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग पूरे इस राष्ट्र में दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमिलरली आदि शंकराचार्य जब केरल के एक छोटे से गांव में से लेके वो वहीं अपना मठ स्थापित कर सकते थे, वहीं वो अपना जो भी इतना जो प्रोलिफिक लिटरेचर उन्होंने कंपोज किया वो सब वहीं कर सकते थे, पर उन्होंने 3 बार पूरे इस राष्ट्र का एक परिक्रमा करके शंकर दिग्विजय जो उन्होंने स्थापित किया और 4 मठ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, श्रृंगेरी दक्षिण में, पूरब में पुरी, उत्तर में बद्री और द्वारका, ये सारे क्यों, इसको ऑलमोस्ट एक मैप से लेके रेखांकित किया कि ये इस विशाल देश का बॉर्डर है। और सबसे ऊपर जो मुकुटमणि है हमारी देश की वो कश्मीर, जहां उन्होंने सर्वज्ञ पीठ, द ऑल नोइंग शारदा पीठ, उसकी स्थापना की। एक ऐसा प्रदेश जिसकी लिपि भी शारदा है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी भी शारदा हैं। और आज जो भी हो रहा है कश्मीर का ही पतन किया जा रहा है ताकि you take away the intellectual capital of a country or a civilization, that is the best way to destroy it forever. तो ये एक चीज़। और जब शंकराचार्य केरल से लेके सब जगह जाते रहे तो किसी ने ये नहीं बोला महाराष्ट्र में आने पे कि तुम तो फॉरेनर हो, तुम वीज़ा दिखाओ, तुम कैसे यहाँ आए, या तुम कौन सी भाषा में हमसे बात कर रहे हो। शंकराचार्य तो बड़े व्यक्ति थे, पर हमारे पूर्वज जो 4 धाम की यात्रा हो या काशी, अलग अलग जगहों की यात्रा करने जाते थे दक्षिण से लेकर उत्तर तक, तब वो कौन सी भाषा में बात करते थे, कैसे वो इतनी दुर्गम यात्रा को करते हुए वापस लौटे। उनके मन में ये स्पष्ट था कि भारत का भूभाग क्या है, और इसका इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। काशी के बारे में जो किताब का जिक्र हुआ उसमें ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया जाता है कि काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, जो मूल है, जहाँ पे शंकर ने खुद आके बोला है कि जब भी वहाँ कोई देह त्याग करेगा तो जैसे ही आत्मा जर्जर शरीर से बाहर आएगा, मैं खुद जाके तारक राम मंत्र उसके कान में सुनाऊंगा और मोक्ष प्राप्ति तो वहाँ गारंटीड है। तो इसीलिए पूरे देश में अक्रॉस सेंचुरीज हमने देखा है कि काशी के प्रति जो भारतीयों और भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों के बारे में जो इमोशन था, जो भावना थी, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। 1192 में वो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार उस पर घातक ये करता है अटैक, और पूरे काशी में 1000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ देता है। और वहाँ जितना धन था उसको 16 हाथियों और 300 ऊँटों पे लाद के लेके जाते हैं दिल्ली। पर उसके थोड़े ही साल बाद, ऑलमोस्ट 15 साल बाद, सुदूर पूर्व भारत से विश्वरूपा नामक बंगाल का एक राजा, जो सेना वंश का राजा था, वो 1215, ये 1192 में हुआ, 1215 तक वो आके काशी के बीचों बीच एक बड़ा विजय स्तंभ स्थापित कर देता है। और उस पे शिलालेख में लिखा है कि ये नगरी विश्वेश्वर की नगरी है। तो तब तो दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, तो पूरा एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना मुश्किल था, पर ऑलमोस्ट वो कॉपीराइट जमाने की तरह कि ये हमारा शहर है। और उसके थोड़े ही साल बाद गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम है वस्तुपाल, वो ऑलमोस्ट 1 लाख उस जमाने में पैसे देता है कि इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण हो। और उसके कुछ सालों बाद, और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो तोड़ते रहे। उसके बाद रज़िया सुल्तान, हम सब तो रज़िया सुल्तान को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र और वो रोमांस के तौर पे ही याद रखते हैं, पर 4 साल के उनके जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्यकाल था, उसी में वो आके उसको इतना टाइम मिल गया कि काशी का जो नया मंदिर था वो भी तोड़ दे। आज भी बनारस में रज़िया बीबी मस्जिद नाम का ही एक मस्जिद है। तो उसके बाद फिर ये गुजराती व्यापारी ने पुनर्निर्माण किया। फिर दक्षिण से कर्नाटक, जिस शहर से मैं आता हूँ, वहाँ
होयसला राजा तृतीय वीर नरसिम्हा, वो एक पूरी एक गांव को डोनेट कर देता है कि हेब्बाड़े नाम का एक गांव, कि इस गांव से आया हुआ आमदनी उन सारे तीर्थयात्रियों के लिए है जो काशी जाना चाहते हैं, और ये पूरा हम विश्वेश्वर के पद कमलों पे अर्पित करते हैं। क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से काशी जाना हो तो हिंदुओं को वहां जजिया दे के हमारे मंदिर में पूजा करने की जरूरत थी, तो पैसा नहीं है, तो दक्षिण का राजा वो देता है। तो पश्चिम का एक व्यापारी, पूरब का एक बंगाल का राजा और दक्षिण का राजा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो उत्तर प्रदेश है, हिंदी और आर्यन द्रविडियन डिवाइड्स हैं, उसका हम क्या करेंगे, हिंदी अलग है, ये नहीं सोचा। ये हमारे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता के केंद्र बिंदु है कुछ प्रमुख स्थान। और फिर महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन रहा काशी में, फॉर वन ऑफ द मेनी इंस्टेंसेस, दक्षिणी पंडित नाम के महाराष्ट्र और कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार, 4 ब्राह्मण परिवार, मौना, भट्टा, शेषा और धर्माधिकारी, इतने सारे आतताइयों के बावजूद वो जाके वहाँ काशी में 13वीं 14वीं शताब्दी में स्थापना वो करते हैं, वो वहाँ जाके रहते हैं ताकि वहाँ जो संस्कृत की विद्वत्ता क्षीण होती गई उसको पुनर्जागृत किया जाए। तो स्कांद पुराण का जो काशी खंड है, तो अलग अलग जो किताबें काशी पे लिखी गई, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो ब्राह्मण थे उन्होंने जाके, उनको दक्षिणी पंडित ही बुलाए जाते थे, और उन्हीं उसी वंश का एक आदमी नारायण भट्ट, उसी ने एक भव्य मंदिर वहाँ बनाया जिसको बाद में औरंगजेब ने तोड़ा। तो ये बहुत सारे अटैक्स, ये सोमनाथ में भी हमें वही दिखाई देता है, अटैक कोई करता है, चंद ही सालों में कोई जाके पुनर्निर्माण भी कर देता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? अगर हम एक देश नहीं थे, अगर हम एक राष्ट्र की तरह हम अपने गांव, अपने छोटे से शहर को छोड़ के कहीं सुदूर इलाके के लिए अपनी भावना क्यों हम व्यक्त करते थे? ये एक सोचने की बात है। और कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने उसको ढाया था तब छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे, और उनकी माता जीजाबाई ने उनको बोला था कि अगर तुम मर्द हो तो काशी विश्वनाथ का लिबरेशन उसे तुम्हें करना ही है। और जब आई थिंक बाबा साहब पुरंदरे लिखते हैं उसके बारे में कि जब उनका स्वर्गागमन होने का समय होता है और सब बोलते हैं कि छत्रपति आप सुख से प्रस्थान कीजिए, तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे जाऊं जब मेरा काशी विश्वनाथ वहाँ फंसा हुआ है बेड़ियों में। तो पूरे जो पेशवाई साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का एक बुनियाद ही यही था कि काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सारे, गया, प्रयागराज, इन सब का की मुक्तिकरण किस तरह से कराना है। माधवराव पेशवा हो, नाना साहब पेशवा हो, सारे लोग ब्रिटिश के साथ ये और अवध के नवाबों के साथ ये कॉन्स्टेंटली ये नेगोशिएशंस करते ही रहे इन सब जगहों को लिबरेट करने के लिए। और अंततोगत्वा आपने देखा कि देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने केवल काशी नहीं, सोमनाथ, उत्तर से लेके बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम तक कितने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तो इन सारे उदाहरणों के चलते हमें ये स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि हम हमेशा से एक वो राष्ट्रीय चेतना हम में बहुत ही ज़्यादा थी। दूसरी जो विकृति हमें बताई जाती है कि हम हारा हुआ एक देश हैं। आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए अपने आप की, जो हिस्ट्री आपने पढ़ी, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, पर जिनको भी थोड़ा बहुत याद रहा, जो स्कूल में पढ़ाई की हिस्ट्री की, सारे हमें युद्धों के नाम जो हमें याद आते हैं, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो, सारे जो वॉर्स हैं एक के बाद एक, कौन से इसमें कॉमन सूत्र अगर जो कोई है वो ये है कि इसमें हिंदू और हिंदुस्तानी हारते गए। आज भी इतने हजारों वर्षों बाद परांजपे जी ने बोला कि कला कैसे इन सब इन्वेजन्स के बावजूद जीवित है, वो ऑफ कोर्स एक बात है, पर द ओनली प्री ब्रॉन्ज एज ईरा सिविलाइजेशन दैट इज स्टिल अलाइव एंड थ्राइविंग, अगर ऐसी चीज है तो कुछ तो युद्ध होंगे जो हमारे बेचारे पूर्वजों ने जीते भी होंगे, कुछ तो शौर्य और पराक्रम उन्होंने भी दिखाया होगा। ऐसा नहीं कि, तो ये भी एक कॉलोनियल माइंडसेट थी कि वो जो मिथक आर्यन इन्वेजन का जो दिया गया घुट्टी हमको, कि आपके सबसे पुराने पूर्वज भी बाहर से आए,
आपका जो सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद और संस्कृत वो भी बाहर से आया, और हम जो हैं एक सॉफ्टवेयर अपडेट हैं वर्जन 2.0, कि आपकी तो नियति ही ऐसी है कि आप खुद पे राज नहीं कर सकते, यू आर अनसिविलाइज्ड बारबेरिक, तो बाहर से लोग आके आपको सिविलाइजेशन देते गए, उसी श्रृंखला में हम भी एक हैं, तो चुपचाप मान लीजिए, और हम मानते गए। तो ये जो चीज़ है कि हम सोचते नहीं, और प्रदीप दादा ने जिस तरह से बखान किया कि पैगंबर मोहम्मद के जाने के लगभग 20, 25, 30 साल के अंतराल में पूरा सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, उसका इस्लामीकरण हो गया। वहाँ जितने जितने बड़े साम्राज्य थे, बाइजेंटाइन एम्पायर, ससानियन एम्पायर, धूमिल हो गए पूरी तरह से। वहाँ के जो पेगन कल्चर्स, उन्होंने बताया किस तरह अरेबिया के पूर्व जो देवी देवता जो भी थे उन सब का नाश करके जिस तरह से इस्लामिक कैलिफेट की स्थापना हुई। भारत में आप सोचिए, हमें वो ये बताया जाता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब इन्वेजन सिंध पे किया। हमें ये नहीं बताया जाता है कि उस इन्वेजन में उसको सक्सेस लेने के लिए 60-70 साल अरबों को लगा। उससे पहले जो छाछा और दहर नाम के जो ब्राह्मण परिवार सिंध पे राज करता था, बाद में 712 में सिंध पे कब्जा हुआ, पर उसके बाद आप सोचिए पहली इस्लामिक सल्तनत भारत में बनने के लिए 500 साल लगे। 712 टू 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जबकि वो सारे देश 20-25 साल में पूरी तरह से धूमिल होकर इस्लामीकरण उनका हो गया। तो 500 साल तक अगर भारतीयों ने इन बाहर के जो भी हों, अरब्स हों, बाद में तुर्क आए, फिर मंगोल्स आए, टिमुरिड्स जिसको हम मुगल बोलते हैं, ये सारे लोग आते रहे, कोई ना कोई था जो इन सबको ढकेल रहा था बाहर, और अरब जो सिंध को छोड़ के वो पूरे भारत पे आधिपत्य स्थापित ही नहीं कर पाए। तो वो कौन थे? वो शूरांगनाएं, महिलाएं भी, जिन्होंने ऐसे पराक्रम दिखाया। नाइकी देवी नाम की गुजरात की चालुक्य वंश की एक रानी, उन्होंने, क्या हमें पता है कि उन्होंने मोहम्मद घोरी को बैटल ऑफ कासरहाड़ा नाम के एक युद्ध में हरा दिया था। और घोरी इतना 1178 में, और वो इतना शर्मिंदा हो गया इससे कि वो गुजरात की तरफ नजर भी नहीं उठा रहा था कि एक महिला के हाथों मेरा पराजय हो गया है। ललितादित्य मुक्तापीड़ा कश्मीर का एक राजा, यशोवर्मन कन्नौज के, बप्पा रावल मेवाड़ के राणा, जिन पे अब रावलपिंडी उन्हीं के नाम से है, और बहुत सारे ऐसे लोग, नागभट्टा, पुलकेशिन, विक्रमादित्य, दंती दुर्गा, उत्तर पश्चिम दक्षिण सभी लोग वो आपस में तो लड़ते मरते रहे, वो सही बात है, पर बाहर से कोई आए तो वो क्लियर कॉन्शियसनेस था कि ये बाहरी है, इसके साथ युद्ध करने के लिए हमें संधि कर लेना चाहिए, वो जाने के बाद हम आपस में लड़ाई जारी रखेंगे। तो ऐसा जो ये बहुत ही स्पष्ट इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो ये सारे ये देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जिंगोइज्म, मेरा भारत महान, प्राचीन युग में सब गोल्डन युग था, ऐसा नहीं है। बहुत सारी हमने गलतियां भी की, इसीलिए हम पराजित भी होते गए। ये नहीं कि सारे अतीत का महिमा मंडन ही करते रहना चाहिए, पर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीज कम, दे स्ट्राइक एट द वेरी हार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एज अ नेशन। We are not a nation of losers. We are not a nation who kept covering in front of invasions from outside. ये बात हम सबको और नई पीढ़ी को जितना ज़्यादा हम बोल सकें, आई थिंक दैट इज़ अ ट्रू ट्रिब्यूट टू व्हाट सावरकर जी एक्चुअली लुक्ड एट हिस्ट्री एज अ टूल फॉर नेशन बिल्डिंग, क्रिएटिंग दैट सेंस ऑफ नेशनैलिटी, नेशनहुड। एक और जो बहुत बड़ा, और ऑफ कोर्स हमारा जो इतिहास है वो बहुत दिल्ली केंद्रित रहता है। दिल्ली में हर छोटा मोटा इंफीरियर डायनेस्टी जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देश में, खिलजी, लोधी, इन सब लोगों ने क्या किया देश के लिए वो पता नहीं, बट हम कंठस्थ जानते हैं उनका पूरा, इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया। पर दक्षिण भारत के जो शासक थे, चोलास, गंगास, कदम्बास, राष्ट्रकूटास, पेशवा जो शासन है, या उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व के बारे में तो हम जानते ही नहीं कि वहाँ कौन राजा और रजवाड़े, वहाँ के लोग कौन थे। 600 साल तक वहाँ अहोम वंश ने, जो कामरूप और ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस पर शासन किया। 2 अहोम राजाओं का नाम अगर हम किसी को बोलें कि आप
याद करेंगे तो बगले झांकने लगेंगे, पर बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद ये वो सब हमको पता है। वो तो एक कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में भी आई थिंक इन द पास्ट वो बच्ची को नहलाते नहलाते वो बताए बाबर के बाद कौन, जहाँ ये हुमायूं, हुमायूं के बाद। तो ऐसे पॉपुलर कल्चर में जिस तरह से इसको इसकी घुट्टी हमें दे दी गई है, आप सोच सकते हैं कि किस तरह हमारे देश के जड़ों को हिला के उन्होंने रख दिया। जो चौथा एक जो बहुत बड़ी विकृति मुझे लगता है, जो प्रदीप दादा ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसका उल्लेख किया, कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स ऑफ द पास्ट, इसको हमने हमेशा वी हैव ट्राइड टू कवर अप ऑन इट, कि ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो देयर इज ऑल एग्जैजुरेशन, ये तो हिंदुत्ववादियों का ये है। और उसमें सावरकर जी को बहुत गालियां पड़ती हैं, और उनको फॉलो करने वाले हम सब लोगों को भी इसी सिलसिले में हमें भी चोट खानी पड़ती है। पर अमेरिकन एक हिस्टोरियन विल ड्यूरेंट, उन्होंने कहा था कि द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट जस्ट इन इंडियन हिस्ट्री बट ह्यूमन हिस्ट्री। जितने कत्ले आम हुए उस समय, ऑलमोस्ट 8 करोड़ बिटवीन द 1000 CE एंड 1526 तिमुरिड मुगल शासन की स्थापना तक 8 करोड़ यहाँ की आबादी घट गई। और ये सब लोग एक दिन ऐसे ही मर नहीं गए, इनका नरसंहार हुआ था। गजनी में वो एक पिलर पे वो शिलालेख है कि दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। यहाँ दुख्तर, हिंदुस्तान की बेटी, यहाँ 2 दिनार में नीलाम होती है टू बिकम अ सेक्स स्लेव। और सीताराम गोयल जी, अन्य कई सारे ऐसे इतिहासकार इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं कि कितने मंदिर तोड़े गए। 2000 बोलते हैं, 40,000 कुछ बोलते हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। बट सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरह से हमारी आस्था, हमारी सभ्यता, हमारी वेशभूषा, हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको धूमिल करने की जो अविरल धारा चली, उसके बारे में बात करो तो आज की समरसता किसी तरह भंग हो जाएगा। मैं हमेशा पूछता हूँ ये क्यों होना है? अगर हम बोल रहे हैं कि आज का जो मुसलमान युवक युवती है वो ये औरंगजेब, गजनी, घोरी, इन सब के, टिपू सुल्तान, इन सब के कुकर्मों के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, इसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे मढ़ना गलत होगा। पर उल्टा भी द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट आज के लोग इन सब लोगों को अपना हीरोज न माने, इनकी महिमा मंडन न करें, और इनको अच्छा लगे इसीलिए, और देश की एकता जुड़ी रहे इसीलिए ये सब इस पे लेपापोती करके, इसको वाइट वॉश करके ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसे और कैसे कैसे डिस्टॉर्शंस। मैं अगर समय है तो जस्ट 2 छोटे डिस्टॉर्शंस के एग्जाम्पल आपको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक है जो है सोमनाथ। अभी सोमनाथ के बारे में इतना डिस्कशन चल रहा है कि 1000 वर्ष हो गए। 10 जनवरी 1026 में मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को पहली बार उसने ढहा था, और वो वहाँ से आता है गजनी से अफगानिस्तान में, और चालुक्य वंश का राजा भीमदेव जो है वो डर के भाग गया है, और बहुत ही आसानी से वो सोमनाथ पहुँच जाता है। पर वहाँ पहुँचने के बाद, और ये उसके समकालीन लिखते हैं, जो अल बरूनी है, किताबुल यामिनी नाम की एक है, अल उतबी, ये सब उनके साथ जो आए हुए थे, आंखों देखा हाल का वो जिक्र वो कर रहे हैं अपने किताबों में, कि वो आया और वो अचंभित रह गया ये देख के कि ऑलमोस्ट 50,000 सामान्य हिंदू वहां खड़ा होके सोमनाथ मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े थे। उसने सोचा बहुत आसानी से राजा ही भाग गया है तो ये मंदिर तो 5 मिनट का खेल है। पर ये सारे, एक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हर जाति के हिंदू, वो खुद लिखते हैं, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग श्रेणियों के हिंदू, इवन फार्मर्स जो अपने वेरी रूडिमेंट्री प्लाव्स वो सब लेके, शस्त्र अस्त्र लेके वो खड़े थे, और उसको उन सब लोगों को मारने के लिए 3 दिन लगे। 50,000 लोगों का नरसंहार करके वो फिर गर्भगृह की ओर जाता है, और फिर सारे पुजारी वहां दौड़ के आके उसको बोलता है, तू तो लुटेरा है, तुम्हें जितना धन चाहिए हम दे देंगे, इसको लेके तुम चले जाओ। तो अल उतबी, ये सारे जो हिस्टोरियंस हैं उसके समकालीन, वो बोलते हैं कि वो अट्टहास करते हुए बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा नाम इतिहास में मूर्तियों का व्यापारी के तौर पे दर्ज होगा, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो नाम है मूर्ति भंजक या बुत शिकन,
इस नाम से मुझे चाहिए, तो ये धन मुझे नहीं चाहिए करके वो शिवलिंग को तोड़ के उसके पाउडर, यूजुअल टेम्पलेट पाउडर करके उसको अपने देश का जो जामा मस्जिद है उसके सीढ़ियों में उसको डाला जाए, ताकि हर बार जब द फेथफुल स्टेप ऑन इट, काफिरों का धर्म नीचे जाए। तो ऐसा वो लिखते हैं, पर आज के जो हमारे इतिहासकार है रोमिला थापर जी ने एक किताब लिखा है सोमनाथा, देर वॉज नो थियोलॉजिकल रीजन एट ऑल फॉर महमूद गजनीज अटैक। अरे भैया, उनके खुद के लोग बोल रहे हैं, वो खुद गाजे बाजे से बता रहे हैं कि मैं बुद्ध शिकन होना चाहता हूं, पर आज के हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहासकार नहीं नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, हम बताएंगे कि उसकी एक्चुअल मंशा क्या थी। काशी के बारे में भी अब मासिर आलमगिरी में खुद औरंगजेब एक फरमान भेजता है 1669 अप्रैल में कि थट्टा, मुल्तान, बनारस, यहाँ जो दुष्ट ब्राह्मण के जो मंदिर हैं, गुरुकुल हैं, इन सबको नष्ट करके आओ। तो सितंबर, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगते हैं उसको, सितंबर में काशी से एक रिप्लाई आता है कि जहाँ पना आपके आदेश अनुसार बनारस के सारे मंदिर इंक्लूडिंग विश्वनाथ का मंदिर, जो विश्वनाथ का अपभ्रंश है, ये इसको ढहा गया है। तो ये तर्ज है कंटेम्पररी कोर्ट रिकॉर्ड, पर इट रियली बॉइल्स माय ब्लड इवन नाउ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ एक बिशंबरनाथ पांडे नाम के कांग्रेस के महान नेता, उनको उड़ीसा के राज्यपाल भी थे, शायद पद्म श्री विभूषण जो भी है वो सब मिल गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो वो अपने एक इसमें एक लेख है, इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, ऐसा कुछ है, फॉरगेट द नेम। तो उसमें वो लिखते हैं कि एक्चुअल रीजन फॉर औरंगजेब्स दिस थिंग टू डेमोलिश काशी विश्वनाथ, और ये बहुत ही रोचक कहानी है, इसको आपको सुनना चाहिए। कि वो बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, पहले तो हिस्ट्री में यू हैव टू गिव ईस्वी कौन सी, वो सब नहीं, ये फेरी टेल में कुछ भी चलेगा। सो वो वंस अपॉन अ टाइम औरंगजेब बंगाल पे आक्रमण करने के लिए गया। पहले तो औरंगजेब के किसी भी अधिकृत बायोग्राफी में वो खुद बंगाल कभी नहीं गया। चलो ये छोटी सी ये है पोइटिक फ्रीडम। तो वो जाता है और रास्ते में बनारस आ जाता है, आगरा से जाते हुए। तो उसके साथ पूरे वो राजपूत हिंदू राजाओं को लेके जा रहा है। तो ये सारे राजपूत जाके बोलते हैं जहाँ पना ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ पवित्र मंदिर है, यहाँ हम रुक के पूजा अर्चना करके जा सकते हैं क्या? तो वो था ही सेक्युलर, लार्ज हार्टेड, जनरस एम्परर, हाँ आप कर लो जो करना है, तो वहीं कूच करते हैं। और तीसरी विडंबना, जो राजपूत राजा जिन्होंने रिक्वेस्ट किया वो खुद नहीं जाते पूजा के लिए, वो अपने रानियों को भेज देते हैं। और रानी भी ऐसे राजपुताना की रानियां, वो बिना सोल्जर्स के, बिना वॉचमैन के खुद जाके गंगा में नहा के विश्वेश्वर की पूजा करके वापस आ रहे हैं। और फिर एक गिनती होती है तो एक रानी उसमें मिसिंग होती है, कच्छ की महारानी। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कच्छ की महारानी कहाँ गई कहाँ गई। और औरंगजेब भी बहुत ही गुस्सा होता है और वो अपना सोल्जर्स को भेजता है। तो बिल्कुल जो 1950s के बॉलीवुड फिल्म में जो जैसा आता था, तो ये लोग जाते हैं और गर्भगृह का दीवार को ऐसे टच करते हैं तो दीवार ऐसे स्लाइड हो जाती है। तो और फिर वहाँ एक सुरंग है, तो ये सारे सैनिक सुरंग में जाते हैं। तो वहाँ वो बेचारी रानी नग्नावस्था में बिना वस्त्र और आभूषण के बैठी बिलखती रोती रही है। तो ये पूछते हैं किसने तुम्हारा ये हाल किया? तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, कि यहाँ के दुष्ट ब्राह्मणों ने दुष्ट ब्राह्मणों ने मेरा बलात्कार कर दिया। और ये इनका कॉमन ये है, हमेशा जो जो धनी यात्री यहाँ आते हैं, इनका ये रेगुलर फीचर है कि उन बलात्कार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। तो ये सारे राजपूत राजा और रानी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो जाके औरंगजेब को बोलते हैं कि दिस इज अ प्लेस ऑफ सैटर्न, ये इसको आप तोड़ दीजिए। औरंगजेब बिल्कुल उसको तोड़ना नहीं चाहता था, पर पूरा पब्लिक ओपिनियन, नहीं नहीं आपको तोड़ना ही चाहिए, तोड़ना ही। फाइनली बहुत भारी मन से उसने काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया। मथुरा में कौन सी रानी फंसी थी और सोमनाथ में कौन सी रानी, वो अलग अलग कहानी अलग अलग क्षेत्रों के लिए लिखना पड़ रहा है। पर इतिहास में हम जो भी कहें उसके लिए एक साइटेशन, सोर्स मांगी जाती है। तो पांडे जी का ये स्टोरी का सोर्स क्या है, उसका अगर हम जाएं तो कांग्रेस एरा के पट्टाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और गांधी के बहुत निकटतम ये थे, तो वो अपने एक फेदर्स एंड स्टोन नामक एक किताब में इसका उल्लेख करते हैं। और
सुनिए उसकी रोचकता कि वो बोलते हैं कि I had a friend who was known to a mullah in Lucknow, and that mullah had in his possession a very rare manuscript. Now वो mullah बीच में मर गया. My friend could not connect me to the mullah. I could not get that manuscript. मैन्युस्क्रिप्ट तो मुझे नहीं मिला, पर ये लोकविदित कहानी है, ये जो कच्छ की महारानी का स्टोरी है उस मैन्युस्क्रिप्ट में है, जो इन्होंने पढ़ा नहीं है, जो इनके हाथ में नहीं आया, पर उनके अनुसार वो लोकविदित है हर जगह. एक अननोन मैन्युस्क्रिप्ट, अननोन फ्रेंड, उसका फ्रेंड का नाम भी नहीं है, मुल्ला का नाम भी नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट का भी नाम नहीं है, उसके हिसाब पे एक झूठ डाला गया 1937 में, और 1980s में पांडे जी उस पर और उसको एम्बेलिश करके, वो स्टोरीज में ऑलवेज वो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स तो आना ही है, तो उसको डाल के आप सोचिए 2-3 पीएचडीज में इसका जिक्र है. और आज जब ज्ञानवापी का केस होता रहता है और विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जैसे लोग अपना जिंदगी दांव पे लगा के इन सब केस लड़ते हैं और टीवी में इंटरव्यूज होते हैं, तो ये सारे तथ्य बोल रहे हैं, और वहाँ उस साइड का कोई पागल इंसान जो टीवी में आएगा वो बोले नहीं ये तो कच्छ की महारानी के साथ ऐसा बलात्कार हुआ इसीलिए औरंगजेब ने, जबकि औरंगजेब खुद ने बोला है. आई थिंक औरंगजेब खुद अगर कब्र से भी उठ के आके बोले कि हाँ मैंने किया, तो ये हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन नहीं नहीं आपको कुछ पता नहीं है, आप चुप रहिए, आप 200 साल हो गए, आप भूल गए हैं, अमनीशिया हो गया आपको, हम आपको बताएंगे सोर्स क्रिटिसिज्म कैसे होगा. तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के, सच के साथ धोखा करके, आप सोचिए एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट है तो बाहर हार्डवेयर जो भी हो, हम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिलिटरीली स्ट्रांग, न्यूक्लियर पावर, वो सब ठीक है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी आइडेंटिटी, वो अगर वायरस ग्रस्त हो तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा. सेम थिंग इज हैपनिंग टू अस एज अ नेशन. और जो पांचवा और प्रॉब्ली वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो संदर्भ सहित है इस मौके पे, कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, इस पे, इसके साथ भी जो छेड़छाड़ किया है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. नहीं नहीं, गांधी जी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था एक देश में एक राष्ट्रीयता का जागरण और स्वाधीनता के लिए जो लालायिता थी लोगों के मन में, वो उन्होंने जगाया. पर केवल उसी से और बिना खड़ग के, बिना किसी रक्तपात के क्या स्वतंत्रता मिली, ये बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों पे नहीं बैठता. 1857 की पहली क्रांति जो सावरकर ने उसको वो पदवी दी, नहीं तो वो सिपाही म्यूटिनी बन के कहीं फुटनोट्स में चला जाता. कुछ चंद सिपाही जो हैं वो बीफ और वो पोर्क लार्ड कार्ट्रिज के चलते विद्रोह में आ गए और हम अंग्रेज़ों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया. पर वो उस किताब में भी लिखते हैं कि स्वधर्म और स्वराज्य के लिए पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जो ज्वाला भड़की थी, इसे प्रथम स्वतंत्रता युद्ध हमें देना चाहिए. और कैसे उन्होंने किया, ऐसे ही रेटोरिकल नहीं किया. जो 5 साल वो लंदन में रहे, ब्रिटिश लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स, उसी लाइब्रेरी में जहां मैंने बैठ के 2 साल उनकी जीवन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उसी रीडिंग रूम में शायद वो भी बैठ के मेरी तरह एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह इन सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके उनका इतिहास उन्हीं के खिलाफ एक शस्त्र बना के उन्होंने प्रस्तुत किया, ताकि देश में ये जागृति पैदा हो. इसीलिए वो किताब बार बार बैन होता गया. उसका जो आप सबको मालूम ही है, पब्लिकेशन हिस्ट्री में ही इतना एक बड़ा किताब उस पर लिख सकते हैं. और भगत सिंह से लेके सुभाष चंद्र बोस तक वो जो किताब जो है भगवत गीता बन गई सारे रेवोल्यूशनरीज के लिए. और वहाँ से लेके 1946 इसी शहर में, मुंबई में, जो आज भी उसे हम बोलते हैं नेवल म्यूटिनी, एक्चुअली उसको बोलना चाहिए लास्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसके बिल्कुल शायद 2-3 हफ्ते बाद कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया माउंट बैटन के साथ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, वी डोंट वांट अ रिपीट ऑफ 1857. तो अविरल धारा, और जिसमें महाराष्ट्र का इतना बड़ा योगदान रहा, वासुदेव बलवंत फड़के हों, चाफेकर बंधु हों, सावरकर बंधु हों, अभिनव भारत के जो महान लोग थे,
और लंदन में उन्होंने जो जो किया, ये सारे तथ्य जो है इट इज़ ऑलमोस्ट अ फुट नोट इन इंडियन हिस्ट्री बुक्स। कुछ चंद लोग थे बहुत ही गर्मजोशी नौजवान, एक बॉम्ब फेंक दिया किसी के ऊपर और हंसते हंसते जाके फांसी हो गई, ऐसा नहीं था। बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से सावरकर के टाइम पे भी जिस तरह महाराष्ट्र और बंगाल में अभिनव भारत और वहाँ अनुशीलन समिति और जुगांतर, इन सब के बीच में जो करस्पॉन्डेंस होते रहे, ऐसे वक्त पे जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और सब लोग उसमें ज्वाइन कर लो और यहाँ पे बॉम्ब फेंकेंगे, उसके बावजूद हम कोऑर्डिनेट करते रहे देश भर। और अगले ही दशक में गदर मूवमेंट जो इंटर कॉन्टिनेंटल, भारत, जर्मनी, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, पूरे इस ब्रिटिश सेना में एक बगावत किस तरह से एक ला सकें, बिकॉज द ब्रिटिश ऑलवेज फियर्ड अ रिपीट ऑफ 1857। एंड इसीलिए कांग्रेस की भी स्थापना जब हुई उसको सेफ्टी वॉल कहा गया कि वो फिर से कभी ना हो, इनको छोटा मोटा कुछ दे दो, जैसे कुत्तों को कुछ खिला के खुश रखेंगे, एक पोस्ट कहीं दे दो, यहाँ कुछ दे दो तो खुश हो जाएंगे। पर क्रांतिकारी लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम बार पूर्ण स्वराज, जो कांग्रेस ने 1930 को घोषणा की, सावरकर और उनके सारे अनुयायी जो लंदन में बैठ के 1906 1907 में जब भिकाजी कामा ने जाके वहाँ उनके द्वारा और हेमचंद्र कानुंगो द्वारा डिज़ाइन किया गया फ्लैग वंदे मातरम का जो झंडा वहाँ लहराया, उन्होंने वहाँ बोल दिया भारत पूर्ण तरह से हाथ से आज़ाद है। तो इन सारे लोगों के बारे में, भिकाजी कामा के बारे में भी, जो दिल्ली में भी लोग हैं, भिकाजी कामा प्लेस है, वो पुरुष है, महिला है, कौन है, क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को ऊपर करने के लिए हमें दूसरे की निंदा करनी चाहिए। गांधी या कांग्रेस की निंदा ही करके सावरकर जी और बाकी जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनका महिमा मंडन करना नहीं है। आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए कि दोनों, ये दो रास्ते थे स्वतंत्रता के की तरफ, और उसमें आई थिंक सावरकर जी की जो थिंकिंग थी वो बहुत ही स्पष्ट थी, जो उन्हीं के जो एक्सपीरियंस और गांधी और सावरकर के बीच का जो द्वंद्व उसी से स्थापित होता है। आप सबको शायद पता होगा कि वहाँ इंडिया हाउस में दशहरा के मौके पे जब लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया था, गांधी भी थे उस समय, लंदन में आए हुए थे थोड़े दिन के लिए। वो भी बोलते हैं, और वो बोलते हैं मैं इन सब के बारे में, पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं बात करूंगा। व्हाट इज़ एन आइडियल किंगडम, राम राज्य क्या होगा जहां सब लोग एक समान होंगे, व्हाट इज़ एन आइडियल स्टेट दैट वी विल गेट आफ्टर फ्रीडम, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उनका तो हो गया भाषण, वो बैठ गए, और उसके बाद सावरकर जी आते हैं और बोलते हैं कि राम राज्य की स्थापना भी अगर करनी थी भगवान राम को, तो उसको जाके रावण को मारना पड़ा, उसके साथ युद्ध करना पड़ा। वो जाके वहाँ सत्याग्रह में बैठ गया कि सीता को छोड़ दो, तो ऐसा नहीं हुआ कि रक्तपात से ही सीता भी उसके चंगुल से निकली। और उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट वायलेंस, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, ये हिंदू धर्म में है ही नहीं, इसकी परिकल्पना। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र जो देखते हैं हम लोग, ये आभूषण नहीं है। कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि सामने आपके खुद के पिता, चाचा, भाई, भतीजा, कोई भी हो, गुरु भी हो, वो अगर अधर्म के रास्ते पे है तो उसको मारना आपका धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। तो उनका क्लियर एक अटैक गांधी पे यही था कि द ओनली क्वेश्चन इज, क्या ब्रिटिश सरकार अधार्मिक है या धार्मिक है? अगर अधार्मिक है तो उसका अंत करने के लिए द मीन्स डोंट मैटर, द एंड मैटर्स, कि एंड जैसा भी वो जो चाहिए, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी हमें लेना है। और उसमें वो हमेशा वो पद पातशाही में भी लिखते हैं कि हम हमेशा इस चीज़ में पीछे रह गए एक सभ्यता के तौर पे कि सद्गुण विकृति। हम हमेशा सोचते रहे कि महाभारत के काल में सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होगी, निहत्थे पे हाथ नहीं उठाएंगे, बच्चों और महिलाओं पे हाथ नहीं उठाएंगे, जो रिट्रीटिंग आर्मी है पीछे से वार नहीं करेंगे। ये सब किसी ने धर्मशास्त्र में लिख के हमको दे दिया, जो हमने मान लिया। पर जब बाहर के लोग इन सारे रूल्स को फॉलो ही नहीं करेंगे और हम यूनिलैटरली उस क्लब में मेंबरशिप ले रहे हैं, तो ऊपर कोई हमारे इसमें तो ऊपर 72 80 कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, तो या मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ये सद्गुणता किस काम का, जब आप
what is the motivation to be virtuous with the unvirtuous who do not subscribe to your this thing? Both people should have the same rules. युद्ध के रूल्स दोनों साइड में सेम होने चाहिए. वहाँ के लोग अगर मान नहीं रहे हैं तो उनको उनकी भाषा में रिप्लाई देना है. और उसी को लेके कितना बवाल आज भी मच जाता है कि उन्होंने बलात्कार को एक टूल की तरह बताया, जो आपको पता है कि वो बिल्कुल गलत एक मीमांसा की गई है उनके जो वक्तव्य का, कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर हम भी एक बार उनको एक करके दिखा देते कि हम भी इसके काबिल हैं, तो वो कभी ये धैर्य नहीं करते कि हमारे महिलाओं पे, बच्चों पे, मंदिरों पे ऐसे कुकर्म कर सकें. तो ये सब जाने बिना एक एयर कंडीशन रूम में हम बैठ के, न्यूज़ चैनल्स में बैठ के, हम और रंजीत दादा कितने बार कितने जो लेफ्टिस्ट घटानुघटीज़ हैं उन सब के साथ हम भिड़े हैं. वही मर्सी पिटिशन डाल दिया, माफ़ी वीर, ये सब कितनी बार इनकी चर्चाएं हो चुकी हैं. एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हम सर्टिफिकेट्स पेट्रियाटिज्म का, गद्दारी का हम दे देते हैं, जबकि काला पानी की सज़ा उन्होंने और उनके साथ जिन जिन लोगों ने एक दिन कोई करके दिखा दे तो मानेंगे, वो फिर सर्टिफिकेट देने के योग्य होंगे. सिर्फ इलेक्शन रैली में ये बोल देने से कुछ होता नहीं है. और वैसे भी जो राहुल गांधी हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बोलना, तो हिंदी का जो मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना, वो ऐसे ही हो जाता है. देयर इज़ नो पॉइंट. जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है. जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको, कोई कुंभकर्ण को जिस तरह उठाने के लिए सारे गाजे बाजे बजाए गए, उससे भी वो उठेंगे नहीं. तो प्रदीप दादा और हम वही बात कर रहे थे जब इस कार्यक्रम में आने से पहले, कि अभी अरुण शौरी की किताब आ गई है, उसके बारे में खंडन हमको लिखना चाहिए. सारे तथ्य जो हैं वो ऑलरेडी इन द पब्लिक रेल्म हैं. उसको बस आत्मसात करके, पढ़ के, हर एक जो सावरकर प्रेमी हैं, जो यहाँ कला प्रेमी भी हैं, उनके जीवन और वो एक राजनीतिक और आइडियोलॉग के साथ साथ एक प्रखर कलाकार भी थे, कवि थे, सेंसिटिव पोएट थे. पेन ऑफ अ सेंसिटिव पोएट एंड द गन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, आई डोंट थिंक दैट कॉम्बिनेशन कभी किसी के पास आया हो. तो उनका जो जीवन, उनका समग्र वांग्मय है, उसको थोड़ा भी 1% भी अगर हम समझ पाएं और उसको पूरे अपने नई पीढ़ी के पास पहुंचाएं तथ्यों के आधार पे. ये रेटोरिकल बातें आई डोंट थिंक सावरकर जी खुद उसको मानते होंगे. वो खुद अपने ही जो फर्स्ट पेज ऑफ दैट वांग्मय में बोलते हैं कि एक गुलाब की परिभाषा करते वक्त केवल गुलाब की सुगंध के बारे में मत लिखो, उसमें जो कांटे हैं उसके बारे में भी लिखो. तो मेरे बारे में भी जो गुड, बैड, अगली जो भी है सब चीज़ लिखो. और अपने जीवन को पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने सबके सामने रखा है. तो हमारा दायित्व बन जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि स्मारकें बने, आइडल्स बने, क्योंकि वो इट इज़ समथिंग दैट वी कैन कनेक्ट टू इमीडिएटली. बट उसी तक सीमित न रह के उनका जो चिंतन है, उनका जो दर्शन है, और भारतीय इतिहास और इतिहास से किस तरह भारतीयता और हिंदुत्व प्रखर हो सकता है, वो चीज़ अगर हम समझें पहले और फिर दूसरों को समझाएं, आई थिंक तभी मुझे लगता है कि सावरकर जी को पूरी तरह से सच्ची एक श्रद्धांजलि हम दे रहे होंगे. और इतने सुंदर तरीके से जो पहले जो वीडियोस आए, जिस तरह ये इमारत टूटी फूटी सी थी, और आज जिस तरह से इसको निखार इसमें जो आ गया है, और उसमें हर जगह पे सावरकर जी का चित्र, उनके जो कथन हैं वो सब डाल के जिस तरह से इस पूरे सभागार को ऑलमोस्ट पुनर्जीवित कर दिया है, उसके लिए आई थिंक वी ऑल ओ अ ग्रेट थैंक्स टू अरुण जोशी जी. आई एम वेरी वेरी श्योर अरुण जी कि सावरकर जी जहाँ भी हैं, आई एम श्योर ही इज़ ब्लेसिंग यू फॉर ऑल दीज वर्क्स, पूरे दिल से, कि आप अलग अलग जो आपके प्रोजेक्ट्स और हैं माय देश फाउंडेशन के, मैं दिल से शुभेच्छा आपको यही देता हूँ कि ये और अलग अलग जगहों में स्मारक और मूर्तियों के साथ जो उनका तत्व ज्ञान है, उनका दर्शन है, और इतिहास के बारे में उनकी जो तीक्ष्ण बुद्धि थी, और उसके यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री, उसका भी प्रचार प्रसार में आप कारगर होंगे. मुझे इसमें बुलाने के लिए आप सबको और
रात के इतने बजे इतिहास के बारे में सुन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आई एम श्योर पेट में चूहे भी दौड़ रहे होंगे, उसमें गजनी घोरी की कहानियाँ सुनना कठिन है। उसके बावजूद आप इतनी सहनशीलता से यहाँ बैठे और मुझे यहाँ बुलाने के लिए समिति के सेक्रेटरी परांजपे जी और अरुण जी और आप सभी को मनःपूर्वक धन्यवाद।